जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह मध्यकालीन भारत से दूसरी वीडियो है। इससे पहले इस मध्यकालीन भारत की पहली वीडियो में भारत पर मुस्लिम आक्रमण वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं और प्राचीन भारत का पूरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। वो प्लेलिस्ट वीडियो के चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट और उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से संबंधित, उसमें भी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उसे मैं कवर करूंगा। और इस वीडियो में एक और वंश का जो खिलजी वंश है उससे संबंधित भी जो प्रश्न होंगे उसे भी कवर करूंगा, गुलाम वंश और खिलजी वंश। यदि यहाँ पर गुलाम वंश का शासनकाल देखें तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश का यदि संस्थापक के बारे में पूछे तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो चलिए पहले इस दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग देखते हैं और आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोग कितने बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को देखा जाए। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पहले ही प्रश्न में पूछ दिया गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश का यदि शासनकाल देखा जाए तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक था। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक की शासनकाल देखा जाए तो 1206 से लेकर के 1210 तक था। कब तक? 1210 तक, 10 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक था और इसे ही गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है, कहा जाता है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तुर्क शासक था, यानी तुर्क शासक से संबंधित रखता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जस्ट हमने बताया। तो 4 ऑप्शन है इसमें, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इनका कार्यकाल 1206 से लेकर के और 1210 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट हमने बताया लाख बख्श के नाम से जानने कौन सुल्तान था जो जाना जाता है? लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, इसलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है या उन्हें उपाधि दी गई थी लाखों को दान देने के। वो काफी दानशील थे, दान देने में दानशीलता उनके अंदर काफी हुआ करती थी, इस कारण से उन्हें लाख बख्श के रूप में कहा जाता है। ठीक है, और उनको एक उपाधि और मिला था कुरान खां की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, कुरान खां की। ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐबक का 2 महत्वपूर्ण क्या है, एक कुतुब उल इस्लाम और एक 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2 महत्वपूर्ण कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किए थे। जो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाले थे, क्या? कुतुब मीनार का। जबकि इसको पूरा करवाने का
श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा, सबसे पहले ये तो पूछता है कि ढाई दिन का झोपड़ा है कहाँ? तो ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ठीक है, राजस्थान के अजमेर में। अब ये प्रश्न पूछा है कि क्या है ये ढाई दिन का झोपड़ा? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? तो ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और बनाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण में जो नींव डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जबकि उसको पूरा करवाने वाले कौन थे? इल्तुतमिश थे। 4 मंजिल तक पूरा करवाए थे इल्तुतमिश। जब उसके 4 मंजिल में कुछ दरार आ जाने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने उस मंजिल को, चौथे मंजिल को रिपेयर करवाए और फिर 2 और मंजिल कुतुब मीनार पर बनवा दिए। तो फिरोज शाह तुगलक भी संबंधित है। कौन संबंधित नहीं है? गयासुद्दीन तुगलक कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ये हमने पहले ही बता चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से पूछे जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। कहाँ? लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान में जो है वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। वो अपना राजधानी दिल्ली नहीं लाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल कितना था? 1206 से लेकर 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल थे। और इस प्रकार, और कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि मृत्यु के बारे में पूछे तो वो चौगान खेलते हुए उनकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? जस्ट वही प्रश्न पूछ लिया गया। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, ये प्रश्न पूछ रहा है हमसे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से यानी घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत के रूप की राजधानी के रूप में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो ऐसा किया नहीं था, क्योंकि इनकी राजधानी लाहौर थी। और लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला राजा कौन था? इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर में स्थापित किया था, लाहौर से दिल्ली में स्थापित किए थे। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किए थे। तो दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाने वाला शासक इल्तुतमिश थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यदि इल्तुतमिश के शासनकाल देखा जाए तो 1210 से लेकर के 1236 हो जाएगा। कितना? 1236। यदि हम ऐबक के शासनकाल को देखें तो 1206 से लेकर के 1210 ऐबक का शासनकाल हो गया। रजिया सुल्तान का शासनकाल देखें 1236 से लेकर के 1240 हो गया रजिया सुल्तान का शासनकाल। तो ठीक है। और यदि हम इल्तुतमिश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं, तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। भारत में सल्तनत काल में सबसे पहला शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो कौन शासक थे? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाले इल्तुतमिश थे। और इल्तुतमिश ने सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए। उसमें से एक चांदी का टंका था। कौन? चांदी का टंका, जो 175 ग्रेन के थे। तांबे का जीतल, तांबे के सिक्के का क्या नाम था? जीतल नाम था। और चांदी के सिक्के का नाम था टंका। ये 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, और इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 8 का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 में कहा जा रहा है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए में है नासरुद्दीन महमूद, बी में इल्तुतमिश, सी में आराम शाह, डी में बलबन। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कौन थी?
तो दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन के समय में सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, लेकिन लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला राजा कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर। 11th में यदि देखें तो सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? वो कौन से राजा थे जो अपनी राजधानी सबसे पहले लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? वो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12th की ओर। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसको देखेंगे तो आप लोग सबसे पहले इसका आंसर ए मारेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और जब ये आंसर आप लगाएंगे तो ये गलत होगा। हमसे ये प्रश्न पूछता है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो इल्तुतमिश थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी दिल्ली आया ही नहीं था। वो अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में ही किए थे और वो दिल्ली पर शासन नहीं किया था। परंतु इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित किया और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश ने एक उपाधि धारण की थी, उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि कहा जाता है। कौन? सुल्तान ए आजम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और इनका कार्यकाल था 1210 से लेकर 36 तक। कब? 1210 से लेकर 36 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में यदि देखा जाए तो इसमें कह रहा है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, यानी गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा है। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या इल्तुतमिश को, या बलबन को। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। गुलामों का गुलाम बलबन को कहा जाएगा। किसको? सॉरी, इल्तुतमिश को कहा जाएगा। गुलामों को गुलाम किसे कहेंगे? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और ऐबक ने प्रारंभ से ही इसे सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान बनाया था। इसलिए ऐबक को इल्तुतमिश ने गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, इसी कारण। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14th की ओर। 14th में कहा जाए निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन भारत में कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, या नूरजहां? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से लेकर के कब तक था? 1240 ईस्वी तक था। रजिया सुल्तान वो प्रथम मध्यकालीन महिला थी जो दिल्ली पर शासन किया था या सुल्तान के रूप में शासन किया था, वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15th की ओर। 15th में कह रहा है मंगोल आक्रमण चंगेज खां, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिएगा। चंगेज खां, ठीक है, और कहाँ के रहने वाला था चंगेज खां? मंगोल। ये भी प्रश्न पूछ लिया है कि चंगेज खां कहाँ का रहने वाला था, या चंगेज खां किस वंश से संबंधित था, ये भी प्रश्न पूछा है। तो मंगोल का था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम, ये भी पूछा गया है प्रश्न कि किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो चंगेज खां था जो जब सल्तनत काल का कार्यकाल चल रहा था उस समय चंगेज खां किस सल्तनत काल के समय में आया था? 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, या ऐबक। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जब इल्तुतमिश का कार्यकाल चल रहा था उसी समय मंगोल नेता चंगेज खां ने भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, और उसने मंगवर्नी की 1224 ईस्वी में मंगवर्नी को पीछा करते हुए चंगेज खां जो मंगवर्नी थे, जलालुद्दीन मंगवर्नी सिंधु घाटी पहुंच गया था, उसका पीछा करते हुए मंगवर्नी की पीछा करते हुए चंगेज खां भारत के उत्तरी सीमा तक पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 की ओर। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? जस्ट हमने बताया, मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन इल्तुतमिश था जो भारत का दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न, फिर 17 नंबर प्रश्न में किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे? तो फिर आंसर वही होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी, इल्तुतमिश के समय में। नेक्स्ट प्रश्न 18 में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया।
चंगेल खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है कि चंगेज खां का मूल नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तैबुचीन था। तेबुचीन या तैमुचीन, क्या था मूल नाम? तैमुचीन। चंगेज खां का मूल नाम तैमुचीन था। तैमुचीन। चंगेज खां का मूल नाम तैमुचीन था। तैमुचीन। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, और ये जो कौन सा शासक था? मंगोल शासक था तैमुचीन, चंगेज खां। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार, कहाँ? बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एबाज को, नासरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सुल्तान मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मलिक जानी को। ठीक है, तो वो बिहार शरीफ में एवं बाढ़ पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के। और मलिक जानी को जो वहां पर इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चले प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्ताच्युत यानी उसे शासक से हटाने में किसका हाथ था? कौन से वंश का हाथ था? कौन से आक्रमणकारियों का हाथ था रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में? 4 ऑप्शन है, अफगान का, मंगोल का, तुर्कों का या अरबों का। तो तुर्कों का सहयोग मिला था। तुर्कों ने रजिया बेगम को सत्ताच्युत किया था। ठीक है, तुर्कों का हाथ था। तुर्कों ने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल-तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 22। 22 में कहा जा रहा है दिल्ली का सुल्तान बलबन, काफी महत्वपूर्ण सुल्तान रहा है दिल्ली का और काफी क्रूर सुल्तान, का नाम, पूरा नाम क्या है? बलबन का पूरा नाम क्या है? तो जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, ग्यासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो बलबन का पूरा नाम ग्यासुद्दीन बलबन, क्या है? ग्यासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यदि बलबन का कार्यकाल देखें 1266 से लेकर 87 तक रहा है। बलबन का कार्यकाल 1287 तक रहा है, 66 से लेकर 87 तक। ठीक है, यदि इल्तुतमिश का कार्यकाल देखें 1210 से लेकर 36 तक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इल्तुतमिश। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली के खान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और एवं लौह की नीति अपनाई थी। कौन सुल्तान था दिल्ली का जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए, इल्तुतमिश, बी में बलबन, सी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या डी में फिरोज खां तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और बलबन ने राजत्व सिद्धांत को भी प्रमुखता से लागू किया था। बलबन राजत्व के सिद्धांत को प्रमुखता से लागू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में क्या कहा जा रहा है? कथन और कारण दिए हुए हैं, तो छोटा कर लेता हूँ। इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये पूछ रहा है। कथन है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन का कारण है जो कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा जा रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। जब बलबन ने अपनी शक्ति को समेकित कर लिया था तो उसने अपनी भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? तूतीय हिंद की, कैसरे हिंद की या जिले इलाही की या दीने इलाही की? तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसका? चिन्ने इलाही की। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को करवाया था। तो नौरोज को प्रारंभ करवाने वाला शासक कौन था? भारत का वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो ऑप्शन नंबर बी ए मेरा सही आंसर होगा। बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो कथन ए में है, इसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? नियामत खुदाई। नियामत खुदाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, राजा को धरती पर, जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसी को नियामत खुदाई कहा जाता था। तो बलबन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, एकदम बिल्कुल सही है और हमसे सही नहीं पूछ रहा है। तो उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, यह भी सही है बलबन के बारे में। तुर्कान चहलगानी को प्रारंभ करने वाला कौन था? इल्तुतमिश, जबकि समाप्त करने वाला था बलबन, ये सही है। उसने बंगाल के विद्रोह को दमन किया था, यह भी सही है। बलबन ने बंगाल के विद्रोह को दमन किया था, तो यह भी सही है। तो सही कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। उसने इक्ताधारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये गलत है। बलबन ने इक्ताधारी प्रथा को प्रारंभ नहीं किया था, जबकि समाप्त किया था। इक्ताधारी प्रथा को चलाने वाला कौन सा शासक था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने इक्ताधारी प्रथा को शुरू किया था या प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये बलबन के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और इस दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से जो प्रश्न थे, ये अंतिम प्रश्न होगा। गुलाम वंश से अंतिम प्रश्न होंगे, या मामलुक वंश या गुलाम वंश से, ये अंतिम प्रश्न है। उसके बाद मैं खिलजी वंश स्टार्ट करूंगा इसी वीडियो में। सुल्तानों में से किसने गुढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा की सहायक कहा था? कौन वैसा सुल्तान था जो स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? ऑप्शन ए में है बलबन, बी में है कैकुबाद, सी में है जलालुद्दीन खिलजी और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर देगा। वो था बलबन। बलबन था जो अपने आप को खलीफा के सहायक कहा था। अपने आप क्या कहा था? खलीफा के सहायक कहा था, वो बलबन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित ये प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वंश की ओर चलते हैं, खिलजी वंश। खिलजी वंश से क्या संबंधित है, इसे हम लोग देखेंगे। खिलजी वंश भी काफ़ी महत्वपूर्ण वंश है, तो हम लोग इसे देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो खिलजी वंश के बारे में, खिलजी वंश से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में प्रथम क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? किस सुल्तान के लिए वर्णी ने यह कथन कहा है? जब वह राजत्व प्राप्त किया था तो शरीयत के नियमों एवं कानून से वो क्या था? एकदम स्वतंत्र था। तो वो कौन सा राजा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। खिलजी वंश से प्रश्न नंबर 2 कौन सा है? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था नया धर्म चलाना चाहता था? तो वो बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या इल्तुतमिश था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वो अलाउद्दीन खिलजी था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन वहाँ के उलेमाओं ने इसका पुरजोर विद्रोह किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि ली थी? सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली थी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? अभी जस्ट हमने बताया है। तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो वो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी था।
अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो वो कौन सा शासक था? एक था जफर खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा अल्प खां और चौथा उलूग खां। कर अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति कौन था जो मंगोलों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी, घमासान लड़ाई चल रही थी, उसमें वो मृत्यु पाया था या मारा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, वो जफर खां था। जफर खां था जो मंगलों के बीच लड़ाई में शहीद हो गया था, जफर खां। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय में जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, महाराणा प्रताप सिंह या रंजीत सिंह, सी में राजा मान सिंह, डी में राजा रतन सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, राजा रतन सिंह। महारानी पद्मिनी के पति का नाम था राजा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पुस्तक पद्मावती से मिलता है। किससे? पद्मावती से मिलता है। उनके पति का नाम क्या था? और पद्मिनी जो थे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में ये कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इसमें से कह रहा है, कथन में कहा जा रहा है ए में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। क्या यह सही है? तो ये सही है। अलाउद्दीन के जो दक्षिणी अभियान थे धन प्राप्ति से संबंधित थे। कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो ये गलत है, दक्षिणी राज्यों को कब्जा में करना नहीं चाहता था। तो इस प्रकार कथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय उसका शासक कौन था? ऑप्शन ए में कहा रामचंद्र देव, बी में प्रताप रुद्रदेव, सी में मलिक काफूर और डी में राणा रतन सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ है, रामचंद्र देव थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, देवगिरी का राजा रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। मैच करना है हमें। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? मिलान करना है। तो देखें, मिलान करते हैं, चलिए देखते हैं। एक में रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ का राजा था? रणथंभौर में कौन राजा था? तो रणथंभौर का राजा कौन था, ये मैच कीजिए। तो सबसे पहले रणथंभौर का राजा हमीर देव थे। रणथंभौर के राजा कौन थे? हमीर देव। रणथंभौर के थे हमीर देव। कहाँ के थे? रणथंभौर के। ठीक है, रणथंभौर के कौन थे? हमीर देव रणथंभौर के थे। ए 3 का ए का 3 एक में है, ऑप्शन नंबर डी ही मेरा सही आंसर हो गया, 1 से। चित्तौड़ के राजा कौन थे? यदि चित्तौड़ के राजा को देखे तो राजा रतन सिंह चित्तौड़ को। देवगिरी का कौन थे? तो रामचंद्र देव, राजा रायचंद्र देव। गुजरात का कर्णदेव, गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ दें, रणथंभौर का राजा हमीर देव, चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह, देवगिरी का राजा रामचंद्र, देवगिरी का राजा रामचंद्र और गुजरात का राजा कर्णदेव। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में एक मानचित्र दिए गए हैं और ध्यान से देखिए इसे। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की ये जो लकीर है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। मानचित्र में जो निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण कर अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? वो कौन सा सैनिक था जो अपने सैन्य अभियानों में इसका प्रयोग किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल या मलिक काफूर? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मलिक काफूर ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। मानचित्र में मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिणी विजय के दौरान इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में
अलाउद्दीन खिलजी के समय में खलीसा भूमि की अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऑप्शन नंबर डी में बी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 में। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? वो कौन सा सुल्तान था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अपने भूमि कर का 50% कर दिया था। यदि आप मान लिया जाए यदि आप 5 कुंटल धान उपजाते हैं या गेहूं उपजाते हैं तो उसमें से 2.5 कुंटल अलाउद्दीन खिलजी को देना होगा और 2.5 कुंटल आपको रखना होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर भी स्टार्ट किए थे, एक थे मकान कर और एक चराई कर भी स्टार्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 की ओर। किस सुल्तान ने अपने जीवन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया है? वो कौन सा सुल्तान था? इल्तुतमिश, बी में बलबन, सी में अलाउद्दीन खिलजी, डी में मोहम्मद बिन तुगलक और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। कुछ कथन दिए हुए हैं और इसमें से कौन सही है, कौन पहले आता है। कथन में उल्लेखित खिलजी से संबंधित है तो उसको देखना है, कौन सही है उसे चुनना है। उसने कृष्ट जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली थी, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। नापने के बाद ही मालगुजारी वसूलने का प्रयोग किया था। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। और उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया, तो ये सही है। इस प्रकार 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है, ज़्यादा छोटा कर भी नहीं सकते हैं इसे। 15 में कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, तो बिल्कुल सही है, दिल्ली में तो किया ही था। ऑप्शन नंबर ए, कथन ए सही है। ठीक है, कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन का निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ये सही है परंतु आर गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है, 16 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार लागू करने वाला कौन सा सुल्तान था? बाजारों पर नियंत्रण करने वाला कौन सा सुल्तान था, वो प्रश्न पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने 4 ऑप्शन दिए हैं। कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों या दरबारियों को फायदा पहुंचाया, सी में बहुत सफलता प्राप्त की, डी में शासक को जनमानस से दूर किया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बहुत सफलता प्राप्त की। जो उसने लगाया था बाजार नियंत्रण, इससे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में काफी सफलता प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। इसमें कहा जा रहा है किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे, बलबन थे, फिरोज शाह तुगलक थे या मोहम्मद बिन तुगलक थे? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। घड़ी अथवा गृह कर, घड़ी यानी घर का या गृह कर यानी घर का,
घर का कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए थे। उसमें से एक था घरी कर, जिसे गृह कर भी कहा जाता है, और घरी कर यानी घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, ऐसे कर को घरी कर कहा जाता था। और एक अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाया था चराई कर। चराई कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, और वो था दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर, चराई कर था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है 306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों की सीमा क्या थी? ब्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, सल्तनत नदी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, सल्तनत सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के बीच था, इन दोनों के बीच सिंधु नदी था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न है और खिलजी वंश से अंतिम प्रश्न होंगे, और इसके साथ ही इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों। 2 वंश को मैं जोड़कर ये प्रश्न को लाया हूँ, खिलजी वंश, एक है गुलाम वंश और खिलजी वंश, दोनों वंश को मैं इसमें ऐड किया हूँ इस वीडियो में, और उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे मैं कवर किया हूँ। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। देवगिरी, देवगिरी कहाँ के शासक थे? तो देवगिरी में कौन शासक था? तो शंकर देव थे। तो देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव वहां का शासक बनता है देवगिरी का। बरंगल, बरंगल के शासक रामचंद्र देव थे, ये गलत है, ये नहीं था। हमसे पूछा है कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, ये सुमिलित नहीं है। बरंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं थे, बरंगल का शासक, ठीक है, तो ये गलत है। जो रामचंद्र देव, बरंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। बरंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, जिनकी राजधानी बरंगल थी। काकतीय वंश से संबंधित थे, तेलंगाना के काकतीय वंश से संबंधित था प्रताप रुद्रदेव प्रथम द्वितीय, ठीक है। होयसल, बीरबल्लाल, होयसल के शासक कौन थे? बीरबल्लाल। और मदुरा के शासक थे वीर पांडे, ठीक है। देवगिरी के शंकर देव और देवगिरी के रामचंद्र भी होंगे। बरंगल के राजा कौन थे? तो रुद्र प्रताप, प्रताप रुद्रदेव सिंह द्वितीय थे, और होयसल के बीरबल्लाल और मदुरा का वीर पांडे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, ये सुमिलित नहीं है। 23 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा हो, देखने में कुछ समझ में आया हो, और इससे आपको फ़ायदा पहुँचता हो, लाभ पहुँचता हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, ठीक है। तो इसके साथ ही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और तब तक कि अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।